डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। अब बोर्ड में 20 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 नंबर वाले आते हैं, तो वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्लियर हो तो कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प मिलती है। चैप्टर की क्लैरिटी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बेसिस पे मिलती है, ठीक है ना। अब इसमें बताना है ट्रू या फॉल्स। पहला है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क्स ओनली इफ EMF इज़ नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की EMF नेगेटिव है तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर EMF पॉजिटिव है तो काम नहीं करेगा, ये कह रहा है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क्स ओनली इफ EMF इज़ नेगेटिव, तो ये फॉल्स है। दिस इज़ फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि EMF जब पॉजिटिव होगा तो सेल वर्क करता है, ठीक है। EMF को पॉजिटिव होना चाहिए। जब EMF पॉजिटिव होगा तो ही सेल काम करेगा, नेगेटिव होगा तो सेल विल नॉट वर्क, ठीक है। नंबर 2, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। ये बात ट्रू है। किसी भी सेल के अंदर, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, दोनों में रिडक्शन कैथोड पे ही होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, ये याद रखना है। इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें रिडक्शन एट कैथोड होगा, ये बात ट्रू है। इसको मैं थोड़ा सा और डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। इधर कॉपर इम्प्योर है, इधर कॉपर प्योर है, ठीक है। इसमें जब आप करंट पास करोगे तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव। इधर से कॉपर निकल के आएगा, इम्प्योर कॉपर है ये, ठीक है। ये प्योर कॉपर है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें से निकल के आएगा तो पॉजिटिव आयंस आएंगे तो नेगेटिव पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर एटम बनेंगे, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ये याद रखना है, जहाँ भी रिडक्शन होगा वो कैथोड है, जहाँ भी रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो ये कह रहा है इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, ठीक है। वो बात अलग है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। बट ये ध्यान रखना है कि रिडक्शन जहाँ होगा वही कैथोड होगा, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो और चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। तो इलेक्ट्रोलिटिक में रिडक्शन जहाँ पे हो रहा है वो कैथोड है, ये बात ट्रू है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, फिर थर्ड वाले को देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जनरली डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कह रहा है डिक्रीज़ करेगा विद राइज इन टेम्परेचर, ये गलत है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है? कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, डिसोशिएशन बढ़ेगा, आयंस दूर दूर होंगे। जब दूर दूर हो जाएंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ेगी। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल विल इंक्रीज। मेटैलिक की कंडक्टेंस घटती है, मेटैलिक जो कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टेंस घटती है, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की या मतलब है सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ेगी विद द राइज इन टेम्परेचर। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस की मोबिलिटी फास्ट होगी, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो दूर दूर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है। हटा देंगे ये भी पॉइंट, दोनों हटा देते हैं ऊपर वाले, और नीचे वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कह रहा है ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स ग्रेटर रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कॉपर में Cu2+ कॉपर है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट आती है, ठीक है। E0 Zn2+Zn होता है -0.76 वोल्ट। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो आसानी से जो रिड्यूस होगा तो किस तरह से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। तो इसकी इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन आसानी से होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। जैसे इन दोनों में रिएक्शन कराएं तो जिंक जो है कॉपर आयन को रिड्यूस करके कॉपर बना देगा और ख़ुद इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। 0 से +2 चला गया ना, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग लिख लीजिए,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखना है। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके ऑक्सीडेशन में ये हेल्प कर रहा है, तो इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो ये जो इन्होंने लिखा है ये कि ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, फॉल्स है ये, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, ये याद करना है। ओके, तो इनको हम हटा देते हैं सबको और फिर और क्वेश्चंस लिख लेते हैं। इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन ये है 5th क्वेश्चन, इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इन जिंक कॉपर सेल कॉपर एक्ट्स एज कैथोड वाइल इन कॉपर सिल्वर सेल कॉपर एक्ट्स एज एनोड। भाई वो एनोड की तरह काम करेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और वो कैथोड की तरह काम करेगा जो कम रिएक्टिव है। क्यों? जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन देगा, जो कम रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो लेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन कैथोड पे होता है। तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए ये बात ठीक है, कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा, जिंक एनोड की तरह। बट वाइल इन कॉपर सिल्वर सेल, सिल्वर जो होता है कम रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपने 10th में भी पढ़ी थी है। तो कॉपर से कम रिएक्टिव है सिल्वर, तो जो कम रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन देगा, जो देगा उसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, जो लेगा उसका रिडक्शन होगा वो कैथोड, ठीक है। तो कॉपर एक्ट्स एज एनोड, यहाँ पे कॉपर एनोड की तरह है, यहाँ कॉपर कैथोड की तरह है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है जी। जैसे जिंक अगर होगा और कॉपर अगर आयन होता तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे देता जिंक और जिंक का आयन बन जाता, तो कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा, यहाँ पे कॉपर एनोड की तरह, क्योंकि यहाँ पे कॉपर है, सिल्वर आयन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, सिल्वर एटम बन जाएगा और कॉपर खुद आयन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से +2 पे गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, सेल कोई सा भी हो, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, कोई इसमें गलती नहीं है, सही है बिल्कुल। हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन को हमने हटाया। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा है कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी सेफली स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। ये कॉपर का वेसल है और इसमें अगर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन दे दें FeSO4 तो कह रहा स्टोर कर सकते हैं, और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक क्यों है? क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट ये तो कम रिएक्टिव है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर इट विल नॉट डिस्प्लेस इट, देयरफॉर फेरस सल्फेट कैन बी इजिली स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल कैनॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। अगर मोर रिएक्टिव होता तो वो डिस्प्लेस कर सकता था, तो हम लोग यही कहते हैं मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर इट विल नॉट डिस्प्लेस, हेंस फेरस सल्फेट विल रिमेन एज इट इज़। तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं कॉपर वेसल में, ठीक है। बात समझ में आ गई? हमें कैसे पता चला आयरन मोर रिएक्टिव है? जो हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद की थी, 10th में भी याद की थी, है ना। तो वहीं से उसी सीरीज़ से याद है हमें कि PS का मैजेंटल होता है ना, PS का मैजेंटल, ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्युमिनियम है, ये जिंक है, ये आयरन है, ये निकल है, ये टिन है, ये लेड है। तो ये आयरन है ना, आयरन किससे? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे वो कम रिएक्टिव, ऊपर में ज़्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन को कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ले सकता था पर दे नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस करने, कॉपर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस आयरन, तो इसलिए हम कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं कॉपर वेसल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं।
हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मालूम होनी चाहिए और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और अगर रिएक्ट नहीं हो रहा है तो वी कैन स्टोर, और रिएक्ट हो रहा है तो वी कैन नॉट स्टोर। ये बातें सब मालूम होनी चाहिए। फिर रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर हाफ सेल रिएक्शन आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइंस। ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू। कैसे ट्रू है समझो। मान लो जिंक है, जिंक जो है उसका ई नॉट जो है -0.76 वोल्ट है। इसको हम लोग हमेशा रिडक्शन के टर्म्स में ना, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ई नॉट जिंक आयन में चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब इसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रिडक्शन के टर्म्स में है, ये ऑक्सीडेशन के टर्म्स में है। तो इसके केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल एक एलिमेंट का सेम होगा बट साइंस अलग अलग होंगे। अगर ये नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगी, और अगर रिडक्शन पॉजिटिव होती तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होती। जैसे कॉपर के केस में है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0.34, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगी। ई नॉट Cu कॉपर से कॉपर आयन में जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें -0.34। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है पर्टिकुलर एलिमेंट की, बट साइंस अपोजिट होते हैं। तो ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि हम लोग को जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में देते हैं। ये एक कन्वेंशन बना रखा है ताकि सब जगह एक ही तरह एक ही चीज़ फॉलो हो। बट अगर उसी से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो बस साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो और लिखने का क्या है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ओके, हटाता हूँ मैं, फिर और क्वेश्चन लिखता हूँ। तो हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स पे। आउट ऑफ HCl एंड NaCl मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl इज़ हाइयर। ये बात ठीक है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, उसका रीज़न ये है कि मोलर कंडक्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करती है मोबिलिटी ऑफ आयंस पे। Na+ के आयंस भारी होंगे, H+ के आयंस हल्के होंगे, जबकि क्लोरीन तो दोनों में कॉमन है। इसमें Na+ के आयंस धीमे धीमे चलेंगे, HCl के आयंस हल्के हैं, हाइड्रोजन के आयंस हल्के हैं तो जल्दी जल्दी चलेंगे। तो इसलिए HCl की जब मोलर कंडक्टेंस देखेंगे तो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू NaCl, क्योंकि कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ आयंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस साइज़। जो भारी होगा वो धीमे धीमे चलेगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी, और जो हल्का है छोटा है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए HCl का मोलर कंडक्टेंस विल बी हाइयर। फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टर्ड विद सिल्वर स्पून, बट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टर्ड बाय कॉपर स्पून। ये बात भी ठीक है, ट्रू है। क्यों है, क्योंकि सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव, तो ये मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो कॉपर सल्फेट को जब सिल्वर के स्पून से हम घुमाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो पॉसिबल है। बट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैनॉट बी स्टर्ड विद कॉपर, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट को अगर कॉपर से करोगे, स्टर करोगे तो रिएक्शन हो जाएगा। सिल्वर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर, तो सिल्वर नाइट्रेट की जगह कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। तो जो चीज़ हम जिसको हम मिक्स कर रहे थे वो सिल्वर नाइट्रेट रहेगा नहीं, तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इससे स्टर नहीं करना चाहिए। कॉपर सल्फेट को सिल्वर के स्पून से स्टर कर सकते हैं, पर सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के स्पून से स्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये ट्रू एंड फॉल्स वाले हटा देते हैं, फिर दूसरी तरह के और क्वेश्चंस करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, हटाते हैं इनको। ये फिल इन दी ब्लैंक पे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये भी। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन अकर्स एट डैश एंड रिडक्शन अकर्स एट डैश। अभी हम लोग ने देखा था ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, ये याद रखना है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो। ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज अकर एट एनोड एंड रिडक्शन विल ऑलवेज अकर एट कैथोड, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ आयरन बाय कोटिंग विद जिंक
आयरन को रस्टिंग से बचाना है और जिंक से कोटिंग करेंगे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वनाइजेशन। दिस इज नोन एज गैल्वनाइजेशन। ठीक है, गैल्वनाइजेशन ऑफ जिंक, आयरन को जिंक से करते हैं तो उसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं। आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो इसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम रस्टिंग, तो ये गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, फिर द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। इसको थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ कैसे इसको निकाला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। जैसे मान लीजिए फैराडेज ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दी है उस पर बेस्ड है ये कि W इज़ प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q किसके बराबर है, I इंटू टी के बराबर, और इसको हटाएंगे तो W इज इक्वल टू ZQ। Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको अगर 1 कर दें, 1 कूलम कर दें तो Z इज इक्वल टू W, तो Z इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जब 1 कूलम चार्ज पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में से तो जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है जी, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा और निकाल दिया जाता है। ठीक है, ओके, इसको हटाते हैं, मैं और क्वेश्चंस लिखता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, ये जो है फिल इन द ब्लैंक का यह है क्वेश्चन। फॉर द स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन ई नॉट सेल शुड बी, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसे, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, ठीक है ना, अगर हम जैसे जिंक का कॉपर के साथ है तो Zn2 प्लस C आएगा। इसका क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड पे हो रहा है। तो E0 सेल अगर निकालेंगे तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लेते हैं। कैथोड ये है, ठीक है, कॉपर का हमें मालूम है E0 जो होता है कॉपर का 0.34 है वो क्वेश्चन में दिया होता है, और जिंक का जो होता है -0.76 वोल्ट होता है। ठीक है, तो कैथोड हमारा जो है कॉपर है तो 0.34 है, माइनस 0.76 तो 1.1 वोल्ट है, पॉजिटिव है। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। अगर उल्टा कहते हैं कि जिंक आयन कॉपर को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें E0 निकालते तो नेगेटिव आता, तो इसका मतलब सेल काम ही नहीं करता। ठीक है, तो अगर कोई स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन है, मतलब सेल काम कर रहा है, स्पॉन्टेनियस का मतलब काम करेगा, देन E0 सेल शुड बी पॉजिटिव। अगर E0 सेल पॉजिटिव आ रहा है इसके मतलब वो सेल काम करेगा, और नेगेटिव आता है तो सेल काम नहीं करता है। ठीक है जी, हम इसको हटाते हैं। अब और तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये पूछा है, व्हाट डज द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन E0 Zn2 + Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट मीन। जब भी अगर नेगेटिव दिया है, E0 रिडक्शन पोटेंशियल दिए ना, ये अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल के केस में E0 नेगेटिव होता है। दूसरी बात ये है, जितना E0 ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन आसान है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और जिसका पॉजिटिव है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कंपेयर कर लेते हैं, जिसका ज़्यादा नेगेटिव है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका कम नेगेटिव है वो कम आसानी से देगा, वो ले भी सकता है। जो पॉजिटिव है वो ले भी सकता है, जो नेगेटिव है वो आसानी से दे देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल शोज दैट इट कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, इट कैन ईजिली गेट ऑक्सीडाइज्ड, या इट इज़ अ मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, फिर ये कह रहा है दो मेटल्स हैं A एंड B, रिडक्शन पोटेंशियल एक की नेगेटिव ये है और एक की पॉजिटिव ये है।
रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ दिस विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। H2SO4 में जब जिंक रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन H2SO4 का हाइड्रोजन जो है उसको वो रिड्यूस कर देगा, ये H2 बन के उड़ जाएगा और जिंक आयन बन जाएगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिसकी E0 वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इसमें से H2SO4 के में से H+ आयंस को लिबरेट कराएगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। बट जो कम रिएक्टिव है वो नहीं कर पाएगा। इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव ये है, तो इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4, नॉट दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और भी है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 0.34 वाला है, हाइड्रोजन का जो होता है E0 0 होता है और कॉपर का 0.34 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे वाले पॉजिटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले नेगेटिव है। जो ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा सकते हैं एसिड में से, ये याद रखना है। जितने भी इसके ऊपर वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड सोल्यूशन। और जो ये नीचे वाले हैं ये नहीं कर सकते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये नहीं देंगे इसको हाइड्रोजन को, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसलिए ये डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हटा देता हूँ ऊपर वालों को दोनों को, फिर नीचे वाले को समझा देता हूँ मैं। इसमें ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि वाई ऑन डाइल्यूशन λm of acetic acid increases drastically while that of CH3CONA increases gradually। इसमें एक ग्राफ का हम समझा देते हैं, डेबिये और सेगर का एक ग्राफ है। तो ये क्या होता है कि जैसे ये ऐसे है डाइल्यूट का तो ऐसे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे ग्राफ जाता है। ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है और यहाँ पे अंडर कंसंट्रेशन का अंडर रूट है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और वो वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि मोलर कंडक्टेंस थोड़ी सी बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डेबिये हकल ऑनसेगर इक्वेशन है λm एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू λm माइनस a√c। तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है जैसे जैसे ये जीरो की ओर अप्रोच करेगा। ठीक है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स √c। तो जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी और मिलाओगे उसकी मोलर कंडक्टेंस ड्रास्टिकली बढ़ेगी, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे पानी डालोगे उसका डिसोसिएशन बढ़ता है, क्योंकि वो 100% तो टूटा नहीं है। जैसे जैसे पानी डालोगे और टूटता जाएगा, एक पॉइंट तक टूटेगा, 100% नहीं टूटेगा, एक पॉइंट तक टूट जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे पानी डाल लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% पहले ही टूटा है, 1 लीटर पानी में ही सारा टूट गया, और पानी डालोगे तो और टूटेगा नहीं, बट उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इनकी कंडक्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात कह रहा है वाई ऑन डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH इंक्रीजेज ड्रास्टिकली वाइल दैट ऑफ दिस इंक्रीजेज ग्रेजुअली। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसका ड्रास्टिकली बढ़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसको कैसे पता चला ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि वो मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस यही होता है कि जो आसानी से आयंस में टूट जाए। ठीक है, अब ये जो है सोडियम आयंस हैं और ये एसीटेट आयन है, तो ये पानी में डालने पे आसानी से टूट जाएगा। इसमें कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा आसानी से टूटेगा, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालो तो उसकी मोलर कंडक्टेंस ड्रास्टिकली बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस थोड़ी कम बढ़ती है। ठीक है, हटाएँ इनको। ओके जी, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है द E0 वैल्यूज़ ऑफ MnO4 माइनस Ce4 प्लस एंड Cl2 आर दिस रेस्पेक्टिवली। अरेंज दीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से कौन लेगा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा Ce4 प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है।
ठीक है। फिर इसके बाद ये है तो ये MnO4 माइनस की हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या स्ट्रेंथ, और सबसे कम उसकी है तो वो सबसे आसानी से नहीं ले पाएगा, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ये लेगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे कम ये है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है इससे, और सबसे कम वैल्यू इसकी है तो सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ये लेगा, सबसे आसानी से ये, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे कम ये है और सबसे कम है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये याद रखना है। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। विच विल हैव ग्रेटर कंडक्शन इन ईच पेज। 0.1 मोलर NaCl है 25 डिग्री पे और 0.1 मोलर NaCl है 50 डिग्रीज पे। किसका कंडक्शन ज़्यादा होगा? इसका। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल या कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन will increase because as the temperature will increase mobility of ions will also increase and dissociation of ions will be more, ठीक है। पर NaCl तो वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालने में टूट ही जाएगा, बट 50 डिग्रीज पे इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इस पेयर में इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। फिर कॉपर वायर 25 डिग्री पे है, कॉपर वायर 50 डिग्री पे है, तो 25 डिग्री पे जो कॉपर वायर है उसकी कंडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि मेटल्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टेंस घट जाती है, क्योंकि जो उसके अंदर कर्नल है Ke कर्नल जो होते हैं ना उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये मेटल है, मेटल में ये पोर्शन है, इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हट गया तो बचा हुआ पार्ट को हम कर्नल कहते हैं। तो ये जो है अब क्या होता है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, इनकी ऑसिलेशन बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कम हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से मेटल्स के केस में कंडक्शन घटता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉपर वायर 25 डिग्री पे उसकी कंडक्शन ज़्यादा होगी, और सॉल्यूशन के केस में जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे। तो इसके ऊपर इसमें एक आपको ध्यान रखना है पॉइंट कि मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन घटेगा, और सॉल्यूशंस के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन बढ़ेगा। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको ये भी याद रखना है कि जहाँ पे रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। ओके जी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन है वहाँ पे एनोड, जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ पे कैथोड। तो ये सारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं मैंने कराए हैं, ये अगर आपके क्लियर हो जाते हैं ना तो काफ़ी कुछ चैप्टर्स के बारे में बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने कुछ आपको मेन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।